हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि है पॉपुलेशंस। हमने एबायोटिक फैक्टर्स को पूरी तरह से पढ़ लिया, किस तरह से वहाँ एडाप्टेशंस रहेगी ऑर्गेनिजम्स की वो भी पढ़ लिया, वहाँ मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे। आगे हम पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे कि पॉपुलेशन के जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम जानेंगे इसमें आगे। ठीक है, तो चलिए, मतलब एट्रीब्यूट्स जब आप बोलते हो तो वही मतलब हुआ कि ये एक समरी होगी पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो एक नेचर वी रियरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज. Majority of them live in groups in a well-defined geographical areas, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. देखिए, जैसे स्पीसीज की डेफिनेशन होती है कहीं ना कहीं वैसे ही पॉपुलेशन की भी है कि नेचर में हमको कोई एक अकेला इंडिविजुअल बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं देखने को मिलता ना कि कोई एक ही इंडिविजुअल हो, आइसोलेटेड इंडिविजुअल हो, अकेला ही रह रहा हो, है ना। किसी भी स्पीसीज का, अब क्या तुम्हें अपने आसपास एक अकेला डॉग देखने को मिलता है और बाकी डॉग्स देखने को नहीं मिलते? ऐसा नहीं होता ना। बहुत सारे डॉग्स हमें दिखते हैं, बहुत सारी काउस, बफेलोस, मतलब जो भी स्पीसीज है उसका एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं हमें मिलता, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलते हैं। और मेजोरिटी जो होते हैं ये इंडिविजुअल ग्रुप में रहते हैं। ठीक, एक ग्रुप में रहेंगे एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया पे। ठीक, अगर आप बोलते हैं फिशेस, तो फिशेस एक वेल डिफाइंड एरिया में आपको दिखाई देंगी, एक वेल डिफाइंड भौगोलिक क्षेत्र में आपको ये फिशेस, ये डॉग्स, कैट्स, ह्यूमन बींग्स, बफेलोस, काउस, इवन कुछ बर्ड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ मिलेंगे, ठीक, उस जगह पे वो कुछ रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अगर हम खाते हैं फ्रूट्स को, तो बर्ड्स भी फ्रूट को खाते हैं। तो उस एरिया में, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, वहाँ हम और बर्ड्स फ्रूट को शेयर कर रहे हैं, कॉम्पीट भी करते हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन भी होता है और पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब सेम स्पीसीज, जो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं, वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी ग्रुप को जो किसी वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहता है, अपने सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर करता है या उनके लिए कॉम्पीट करता है, पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकता है, यही सारे ग्रुप्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमंस की होगी या फिर डॉग्स की होगी, कैट्स की होगी, बफेलोस की होगी, काउस की होगी। तो काउस और ऑक्स जो है वो, काउ और ऑक्स आपस में इनब्रीड कर सकता है, ह्यूमन में मैन और वुमन इनब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियली इंटरब्रीड मतलब ग्रुप के ही मेंबर इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये मत समझना कि दूसरी कोई स्पीसीज के साथ ब्रीडिंग होगी। Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. अब पहली जो हमने लाइन पढ़ी उसमें हमने पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या समझा कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगे, अपने खाने के रिसोर्सेज को या बाकी के रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, कम्पीट करेंगे और इंटरब्रीड कर सकेंगे, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। यहाँ पे जो टर्म इंटरब्रीड है वो बोलती है कि ये जो ग्रुप होंगे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, वो खुद भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, हनी बीज ऐसी आती हैं जिनमें ड्रोन बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, उनको भी हम एक पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें इकोलॉजिकल स्टडीज करनी है। वहाँ पे हमें स्टेराइल कौन है, फर्टाइल कौन है, यही देखना है। ठीक, चाहे सेक्सुअली पॉपुलेशन आई हो चाहे एसेक्सुअली आई हो,
हम उसको एक इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के नज़रिए से देखें, जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें, तो हम उसको एक पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं। ऑल द कॉर्मोरेंट्स, कॉर्मोरेंट्स जो हैं ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स कॉर्मोरेंट्स हैं, है ना। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, वेटलैंड जो भी जगह जहाँ पे हमेशा पानी 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 रहता है, दैट इज अ वेटलैंड। रैट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग्स, ठीक है, मतलब ऐसे ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे जहाँ रैट्स होते हैं। टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, आपको टीक के पेड़ दिखाई देंगे एक जंगल में जो रास्ता होगा। किसी कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया होंगे, किसी तालाब में लोटस होंगी, ये सब क्या है, पॉपुलेशन है। वेटलैंड पे जो कॉर्मोरेंट्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन है। अबंडेंट ड्वेलिंग्स में जो रैट्स हैं उनका पॉपुलेशन होगा। फॉरेस्ट ट्रैक में टिकवुड होंगे, उनका अलग पॉपुलेशन होगा। कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया होगा, उसका अपना पॉपुलेशन होगा। वही पॉन्ड्स में जो लोटस होता है उसका एक अपना अलग पॉपुलेशन होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलेशन के। पिछले चैप्टर्स में आपने सीखा था, यू हैव लर्न दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन that has to cope up with the changed environment, it is at the population level that natural selection operate to evolve the desired traits। अभी आपने evolution नहीं पढ़ा है तो ये पॉसिबल है कि आपको ये चीज़ समझ ना आए, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी। इन्होंने कहा है कि पिछले चैप्टर्स में आपने जाना, हम समझते हैं कि एक अकेला इंडिविजुअल जो है उसको एनवायरनमेंट में चेंज को डील करना पड़ता है। जो भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में उस चीज़ से एक अकेला इंडिविजुअल डील करता है। लेकिन देखिए, अगर मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ज़्यादा गर्मी लग सकती है, आपको कम गर्मी लग सकती है ना। तो जो भी एनवायरनमेंट है उससे एक अकेला इंडिविजुअल डील करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है, नेचुरल सिलेक्शन होगा वो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता बल्कि पॉपुलेशन के लेवल पे होता है। नेचुरल सिलेक्शन को हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन के लिए, कि डिजायर्ड ट्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए। फॉर एग्जांपल, एक पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन जो भी जहाँ रह रहा था वहाँ पे कुछ स्ट्रेस कंडीशंस आई। उन स्ट्रेस कंडीशन में जो भी वो ऑर्गेनिज्म बच गए वो नेचर ने सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि उनके पास कुछ जेनेटिकली डिफरेंट ट्रेट्स रहे होंगे जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाए। तो कहते हैं कि उनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, नेचुरल उनकी सिलेक्शन हो गई। अब किसी एक इंडिविजुअल की अकेले की तो नेचुरल सिलेक्शन हो नहीं सकती, और एक अकेला इंडिविजुअल अपनी पॉपुलेशन को बनाए नहीं रख सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि माना एनवायरनमेंट में चेंजेस को हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने आप खुद से देखना पड़ता है, अलग अलग से। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो ऑपरेट करता है इवोल्यूशन के लेवल पे, जो बोलता है कि डिजायर्ड ट्रेट्स हमें मिलेंगे आगे, तो वो पॉपुलेशन के लेवल पे होता है। इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। डिजायर्ड ट्रेट्स जो आपको मिलते हैं वो आपको किसी एक इंडिविजुअल को देख के नहीं मिलेंगे, आपको नेचुरल सिलेक्शन जो है एक पॉपुलेशन में, पूरे की पूरी पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। तो आपको एक पॉपुलेशन में अपने डिजायर्ड ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसको डीम इकोलॉजी, DEMECOLOGY, डिमैकोलॉजी भी कहा जाता है। इज देयरफॉर an important area because it links ecology to population genetics and evolution। बहुत important है, याद रखिएगा कि population ecology जो है बहुत ही important area है। किसको किसको लिंक करता है? ये लिंक करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को और इकोलॉजी को। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और ये लिंक करता है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से। इकोलॉजी इज लिंक्ड टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बाय पॉपुलेशन इकोलॉजी। ओके, अब एक पॉपुलेशन जो है उसमें कुछ अपने कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल में नहीं होंगी। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स whereas an individual organism does not। ठीक है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो एक पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे वो हमें एक इंडिविजुअल में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है वो पैदा होता है, वो मरता है, बर्थ और डेथ होगा।
लेकिन एक पॉपुलेशन के पास बर्थ रेट्स होंगे और डेथ रेट्स होंगे। इंडिविजुअल का बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं होगा, इंडिविजुअल का सिर्फ बर्थ होगा एंड डेथ होगा, बट एक पॉपुलेशन का बर्थ रेट होगा और डेथ रेट होगा। In a population, these rates refer to per capita birth and death. जब हम किसी पॉपुलेशन में एक पूरा बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, पूरा डेथ रेट की बात कर रहे हैं, तो उस बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल जो बर्थ ले रहा है, जिसका जन्म हो रहा है, और हर एक इंडिविजुअल जो मर रहा है, उन सभी को वो रेट में इंक्लूड किया जाएगा। एक पॉपुलेशन में एक भी इंडिविजुअल मरता है पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल बर्थ्स एंड डेथ, ठीक है। पॉपुलेशन में जो रेट्स बोले, बर्थ रेट का मतलब हर एक इंडिविजुअल पैदा हुआ, बर्थ रेट में कंट्रीब्यूट करेगा, कोई इंडिविजुअल मरा, डेथ रेट में कंट्रीब्यूट करेगा, तो पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल बर्थ्स एंड डेथ्स यहाँ पे आएंगे। The rates hence expressed are change in numbers, increase or decrease with respect to members of the population. इसीलिए जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो कैसे बोला जाएगा? बर्थ रेट को देखिए, इंक्रीज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि बर्थ रेट में इंक्रीज होगा। डेथ रेट क्या होगा? डिक्रीज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। जितने भी पॉपुलेशन है उसमें और कितने इंडिविजुअल जो हैं वो आगे एंटर हुए, तो जितने भी आए अपॉन टोटल जितने थे, ठीक, जो भी आंसर आया वो बर्थ रेट। डेथ रेट में क्या होगा? जितने इंडिविजुअल मरे अपॉन जितने इंडिविजुअल पहले प्रेजेंट थे, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? डेथ रेट। तो हर एक इंडिविजुअल का बर्थ और डेथ जो है पॉपुलेशन रेट्स में हम इंक्लूड करते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक पॉन्ड में 20 लोटस के प्लांट्स होते हैं, मतलब पिछले साल इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर। पिछले साल तालाब में 20 लोटस के पौधे थे एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड। रिप्रोडक्शन हुई, 8 नए पौधे आए। करंट पॉपुलेशन है 28, लेकिन हमें बर्थ रेट देखना है तो हम करेंगे 8/8 न्यू आए, 20 पहले से थे, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, मतलब हर एक लोटस पे 0.4 ऑफस्प्रिंग आया एक साल में, ठीक। तो 8/20 किया हमने, पर कैपिटा लिया हमने 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। वहीं अगर किसी लैबोरेटरी में 40 फ्रूट फ्लाइज थी, ठीक है, उनमें से 4 मर गई। If 4 individual in a laboratory population of 40 fruit fly died during a specified time interval, say a week, the death rate in population during that period is 4/40, जिसका आंसर आया 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ठीक है। अब देखिए जो बर्थ रेट यहाँ पे दिया था वो लास्ट ईयर दिया था और लिखा था कि एक साल में 8 नए पौधे आए हैं, ठीक। तो आपने बर्थ रेट निकाल दिया, 8/20 जो आया 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर बोला था, और यहाँ पे से अ वीक बोला है तो हमने बोला कि डेथ रेट हुई 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। क्लियर? तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको बर्थ रेट निकालना है और डेथ रेट निकालना है। उस पर आप ध्यान रखेंगे कि ईयर में दिया है, वीक में दिया है, मंथ्स में दिया है, कौन सी बात कही गई है। तो ये अनदर जो एक तो हो गया कि बर्थ रेट होता है, पूछा जाएगा पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर्स हैं। पहला आ गया बर्थ रेट, दूसरा आ गया डेथ रेट, तीसरा आ गया सेक्स रेशियो। An individual is either a male or female, but population has a sex ratio. अगर एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। 10 लोगों का पॉपुलेशन है, 10 लोगों में हो सकता है 4 लड़कियां हो, 6 लड़के हो, तो फिर क्या हो जाएगा? रेशो बन जाएगा ना आपका। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% मेल्स, तो ये रेशो बनेगा इसका, ठीक। 60/40 डिवाइड करके आप देख लीजिए, फिर इसको 3/2 रेशो, 3:2 है ना, 3:2, तो ये हो गया
रेशियोज। अब हम बोलते हैं कि किसी गांव में जो है 1000 मेल है, 1000 मेल पे 800 ही फीमेल्स हैं, तो वो क्या है, सेक्स रेशियो। एक इंडिविजुअल पे क्या सेक्स रेशियो देखी जा सकती है, नहीं देखी जा सकती है। सेक्स रेशियो जो है वो पॉपुलेशन की होती है, एक इंडिविजुअल की नहीं होती है। क्लियर। अब देखिए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, एक हमने पढ़ा सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट। अब हम पढ़ेंगे पिरामिड, अलग अलग पिरामिड्स देखने को मिलते हैं हमें पॉपुलेशन में। एक पॉपुलेशन किसी भी टाइम पे अलग अलग एज के इंडिविजुअल से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में ही देख लीजिए, अपने मोहल्ले में देख लीजिए, बहुत सारे इंसान आपको मिलेंगे लेकिन अलग अलग उम्र के वो इंसान रहेंगे। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज ग्रुप और एज group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid। मतलब आप क्या करेंगे, एक तरफ को लिखेंगे परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज, ठीक है, दूसरी तरफ को आप लिखेंगे क्या, पॉपुलेशन कितना है। देखिए इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। अगर हम क्या देखते हैं, परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज और एज ग्रुप, ठीक है, कोई भी एज आपके पास दी है, एज ग्रुप दिया है, उस एज ग्रुप में कितने परसेंट इंडिविजुअल्स हैं, टोटल इंडिविजुअल में से उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने परसेंट इंडिविजुअल्स हैं, वो एज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, वो प्लॉट किया जाएगा पॉपुलेशन के लिए, और रिजल्टिंग जो भी स्ट्रक्चर आता है वो पिरामिड कहते हैं। डेफिनेशन में आप यही लिखेंगे, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड जो हैं वो शो करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ डायग्राम। देखिए द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, या तो ग्रोइंग पिरामिड होगा, स्टेबल होगा, या डिक्लाइनिंग होगा। ये देखिए ग्रोइंग मतलब एक्सपेंडिंग, जिसमें बूढ़े लोग कम हैं, बूढ़े लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव लिखा है। रिप्रोडक्टिव लोग काफ़ी हैं और प्री रिप्रोडक्टिव लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है। अब तुम बोलोगे मैम बूढ़े लोग तो मर रहे हैं, बूढ़े लोग कम हैं, इसका मतलब है आपकी जो भी जगह है, जहाँ भी आप रह रहे हैं, वहाँ पे जवान और बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े कम हैं, पॉपुलेशन ग्रो करेगी। क्योंकि अगर बूढ़े लोग ज़्यादा होते तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते और आगे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कम है, तो आपको मिलेगा इस तरह का पिरामिड, और इसको बोलेंगे हम ग्रोइंग पॉपुलेशन। स्टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको प्री रिप्रोडक्टिव बराबर हैं, रिप्रोडक्टिव बराबर हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव थोड़े से ही कम है, तो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन स्टेबल है। डिक्लाइनिंग में क्या है, डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हो गए, तो मैम वो तो ज़्यादा बच्चों को जन्म देंगे, ज़्यादा बच्चों को जन्म दे देंगे, उसके बाद बुढ़ापे वाले भी ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो इसीलिए आपको डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम देखने को मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में कम होते हैं, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जहां बूढ़े ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, और जो रिप्रोडक्टिव एज में लोग हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव एज वालों से ज़्यादा हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब साइज जो होता है पॉपुलेशन का वो हमें बहुत कुछ बताता है। इट टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। जो पॉपुलेशन का साइज है वो काफ़ी कुछ बताता है कि जिस भी जगह पे वो इंडिविजुअल रह रहे हैं क्या है, मतलब कितना वहाँ पे उनको सुटेबल हैबिटेट मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator, or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. देखिए
हमें एक पॉपुलेशन में या किसी भी तरह के इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को देखना हो, चाहे फिर हमें देखना हो दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन को, चाहे हमें देखना हो कि एक शिकारी, एक प्रेडेटर जो है उसका अपने प्रे पे क्या इम्पैक्ट है, वो कितने प्रे को ख़त्म कर पा रहा है, और या फिर पेस्टिसाइड को अप्लाई करके कितने पेस्ट ख़त्म हो गए हैं, ये कुछ भी देखना होगा, कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हमें देखना होगा, तो हम क्या देखेंगे? पॉपुलेशन का साइज बढ़ा या कम हुआ। कंपटीशन होगा तो पॉपुलेशन का साइज कम होगा, एक का ज़्यादा भी हो सकता है। प्रीडेटर देखेंगे, प्रीडेटर अगर इफेक्ट डाल रहा है प्रे पे, तो प्रे का साइज जो है वो बहुत कम हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज। तो चाहे जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हो, जब हम एक पॉपुलेशन के बारे में देखना चाहते हैं, उसकी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को देखना चाहते हैं, तो हम कंपटीशन देखते हैं दूसरे स्पीसीज के साथ, प्रीडेटर का क्या इफेक्ट है, पेस्टिसाइड का क्या इफेक्ट है, ये सब देखते हैं। और वही उसी से हम क्या मतलब ये सब देखते हैं, लेकिन किससे देखते हैं कि पॉपुलेशन के साइज में कितना चेंज हुआ है। देखिए, the size in nature could be as low as 10 Siberian crane at Bharatpur wetland in any year or go into million Chlamydomonas in a pond. एक पॉपुलेशन साइज में हमको कितना चेंज देखने को मिल सकता है, ये समझ लो कि जैसे भरतपुर में 10 क्रेन्स ही आए हर साल में, लेकिन क्लेमाइडोमोनास जो है पाउंड में मिलियन की संख्या में बढ़ जाएंगे। तो ये पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी को डेजिग्नेट किया जाता है एन से। जरूरी नहीं है कि उसको नंबर में ही मेजर किया जाए। पॉपुलेशन साइज को ही क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। यूं तो हम नंबर ही देखेंगे पॉपुलेशन में कि कितने इंडिविजुअल हैं कितने नहीं हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी पे नंबर ही देखा जाएगा, ठीक है। Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. देखिए, हम जानते हैं कि सबसे appropriate अगर कोई मेथड है पॉपुलेशन डेंसिटी को देखने का कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करी है या डिक्रीज करी है, वो ये है कि आप उस पर जितने भी इंडिविजुअल का नंबर है उनको काउंट करो। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि ये नंबर काउंट करना मीनिंगलेस हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करना, ठीक। जैसे कि देखिए, किसी एरिया में 200 कैरेट ग्रास है, पार्थेनियम हिस्टारोफोरस है, ठीक, लेकिन उसकी जगह पे एक बड़ा सा बनियन ट्री है जिसकी बहुत बड़ी कैनोपी है, stating that population density of banyan tree is low relatively to that of carrot grass amount to underestimating the enormous role of the banyan in that community। देखिए, हमने कहा कि कई बार जो है नंबर से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं माप सकते हैं, क्योंकि एक एरिया जहां 200 कैरेट ग्रास है वहीं एक बनियन ट्री है, लेकिन 200 कैरेट ग्रास का तो इकोलॉजिकली कोई वैल्यू नहीं है, अपनी कम्युनिटी के लिए कोई रोल नहीं है, और एक इकलौता बनियन ट्री भी जो है वो बहुत सारा रोल प्ले कर सकता है। उस पर कई 100 पंछी बैठेंगे आके, कई 100 लोग उसके नीचे बैठेंगे आके धूप लेने के लिए, छांव में रहने के लिए। तो बनियन ट्री का बड़ा सा कैनोपी जो है उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, तो हम इसके सिग्निफिकेंस को 200 कैरेट ग्रास हैं करके कि बहुत ज़्यादा नंबर है कैरेट ग्रास का, सिर्फ नंबर के बेसिस पे बनियन ट्री के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को नहीं अवॉइड किया जा सकता। इस केसेस में जो परसेंट कवर है या बायोमास है, जितना भी इनका कैनोपी कवर बना है या जितना भी बनियन ट्री का बायोमास होगा, उससे पॉपुलेशन साइज को देखा जाएगा। पॉपुलेशन साइज को पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। नंबर इसका सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ना है या घटना है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए डेफिनेटली हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है नंबर, लेकिन नंबर हर बार काम नहीं करते हैं, तब हमें बात करनी पड़ती है बायोमास की। एग्जाम्पल आपने पढ़ा बनियन और कैरेट ग्रास का। Total number is again not an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming। बहुत बार टोटल नंबर तब भी पॉसिबल नहीं होता है, तब भी टोटल नंबर आप काउंट नहीं कर पाते हैं जब पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा और काउंटिंग जो है वो इम्पॉसिबल है नियरली, और काउंटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो जाने वाला है। तो ठीक,
If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? आपसे पूछ रहे हैं कि एक पेट्री डिश है, आपके पास उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो बताइए कि आप कैसे उसकी डेंसिटी बताएंगे. ठीक, कई बार for certain ecological investigation there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the purpose equally well. ठीक है, बोल रहे हैं कि कई बार आपको एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं होती कि इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में इतना पर्टिकुलर जो है किसी का नंबर है, साइज है, वेट है, जो भी है, ये होती है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन. पर कई बार रिलेटिव डेंसिटीज जो हैं वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में सही से बता सकती हैं, पॉपुलेशन साइज के बारे में सही से बता सकती हैं. अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है कि ये पर्टिकुलर जगह है, इस जगह पे 4 हिरन हैं, 2 मगरमच्छ हैं, 1 शेर है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? रिलेटिवली हिरन की डेंसिटी ज़्यादा हुई. ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी को भी हम देख सकते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी कई बार काम नहीं कर पाती है. एग्जाम्पल के लिए आपने एक जाला बिछाया था, उसमें बहुत सारी मछलियां फंसी हैं. अब इसमें आपको क्या मेजर करना है? टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक. फॉर इंस्टांस द नंबर ऑफ फिश काउट पर ट्रैप इज गुड एनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक. देखिए, इसमें हमने रिलेटिव डेंसिटी ली, एब्सोल्यूट नहीं ली. देखिए, आप एक झील में जाला फेंकते हैं, उसमें बहुत सारी मछलियां पकड़ के आती हैं. ठीक, आप किसी जाले में मतलब आप किसी तालाब में जाके हर एक मछली को तो काउंट नहीं कर सकते. आपने जाला फेंका, कितनी उसमें मछलियां आ पा रही हैं? ज़्यादा आ रही हैं, कम आ रही हैं? ज़्यादा आ रही हैं, तो आप समझ लोगे कि डेंसिटी ज़्यादा है. कम आ रही हैं तो डेंसिटी कम है. रिलेटिव डेंसिटी आप देखेंगे यहाँ. We are mostly obliged to estimate population size indirectly without actually counting them or see them. और most of the cases में जो population size है वो हमको बिना काउंट किए ही देखना पड़ता है. देखिए, टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क, मतलब कितने टाइगर का नंबर बढ़ा है, कम हुआ है, टाइगर इंक्रीज हुए हैं, तो ये चीज़ हम देखते हैं. टाइगर रिजर्व्स में कितने बड़े हैं, लेकिन क्या करेंगे हम ये चीज़ देखने के लिए? हम उनके जो पाँव हैं, पग मार्क्स को देखेंगे और उनका जो फीकल पैलेट्स होंगे, मतलब आप समझ लीजिए उनका एक्सक्रीटा होगा एक तरह से, उसको देखेंगे कि क्या कोई नया जो है वो आया है, जो हमारे पास नया तो नहीं पर मतलब हमारे पास पॉपुलेशन साइज कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है हमारी इन टाइगर्स की किसी टाइगर रिजर्व में, वो उसके पग मार्क्स और फीकल पैलेट से पता चलता है. रिवाइज कीजिएगा लेक्चर को, दोबारा से देखिएगा, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी डाउट लिख रखिएगा और अपने डाउट सेशन के दिन बता दीजिएगा. थैंक यू, स्टे सेफ.